नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिलीजेंट सुकुल नाम के इस यूट्यूब चैनल पर। मौर्य साम्राज्य से जुड़े जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, वो सभी प्रश्न इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। तो बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा आज का पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न पे बढ़ने से पहले सबसे पहले माता के दर्शन कीजिए, ताकि आपका जो ये आगे बताया जाएगा वो आपकी बुद्धि में आसानी से फिट हो सके। तो सबसे पहला प्रश्न होगा हमारा, अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए किसको नियुक्त किया? ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। वो इन्होंने किया था धम्म महापात्र को। ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसके बाद का दूसरा प्रश्न है हमारा, किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्र घात कहा जाता था? अमित्र घात क्या होता है? अमित्र मतलब होता है दुश्मन, घात मतलब होता है उनका शत्रु, मतलब दुश्मनों का शत्रु, दुश्मनों का नाश करने वाला यूनानियों द्वारा किसे कहा जाता था? किस मौर्य शासक को कहा जाता था? वो कहा जाता था बिंदुसार को। और जो बिंदुसार थे वो आपके चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम के पुत्र थे। और बिंदुसार का जो पुत्र था वो था अशोक। अशोक के जो दादा हैं वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे। तो बढ़ते अपने तीसरे प्रश्न की ओर। हर्यक वंश का एक शासक कौन था? ये जो क्वेश्चन है वो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि जो बिंबिसार और बिंदुसार, इनमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बिंदुसार जो थे वो आपके मौर्य डायनेस्टी के थे, और जो बिंबिसार है वो आपके हर्यक डायनेस्टी के हैं। तो ये जो हमारा इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था। हमारा चौथा प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक बोले तो चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा करके मौर्य वंश की संस्थापना, मतलब मौर्य वंश की जो स्थापना है वो की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था? वो हराया था धनानंद को। धनानंद जो है वो नंद वंश का अंतिम शासक था, और जो महापद्मानंद थे ये नंद वंश के संस्थापक थे। ठीक है, ये नंद वंश के संस्थापक थे धनानंद, और जो महापद्मानंद, और जो धनानंद है ये अंतिम शासक थे। इसके बाद का हमारा पांचवा प्रश्न होगा, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश के संस्थापक तो थे चंद्रगुप्त मौर्य। अब इसका जो अंतिम शासक था वो था राजा बृहदत्त। राजा बृहदत्त जो थे वो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। इसके बाद का छठवां प्रश्न है हमारा, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडिका नामक जो पुस्तक है उसके लेखक थे मेगस्थनीज। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई है इंडिका। मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? तो वो आए थे चंद्रगुप्त प्रथम के दरबार में ही मेगस्थनीज आए थे। और जो मेगस्थनीज हैं इन्हें ही भारतीय जो इतिहास है, हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री है, उसका जनक भी मेगस्थनीज को ही कहा जाता है। इसके बाद का हमारा सातवां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उन्होंने गुजारे थे श्रवण बेला में, अपने अंतिम दिन गुजारे थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसके बाद का हमारा आठवां प्रश्न है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चाणक्य जो है वो किसके प्रधानमंत्री थे? दोस्तों ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि जो चाणक्य हैं वो किसके प्रधानमंत्री थे? वो थे चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से ही धनानंद को हरा करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसके बाद का नौवां प्रश्न होगा हमारा, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? वो की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई, और किसकी सहायता से की गई थी? चाणक्य के द्वारा। चाणक्य की पुस्तक का क्या नाम है? चाणक्य की जो पुस्तक है वो है अर्थशास्त्र। इसके बाद का हमारा 10वां प्रश्न होगा आज का। 10वां प्रश्न है, निम्न में से कलिंग युद्ध लड़ा गया वो कब लड़ा गया था? वो लड़ा गया था 261 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा गया था, और कलिंग के युद्ध के बाद से ही सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक, इसके बाद का 11वां प्रश्न है हमारा, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के जो अभिलेख थे उनको पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था। इसके बाद का 12वां प्रश्न है हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सांची स्तूप है वो किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? वो करता है बौद्ध धर्म का ही निरूपण करता है सांची स्तूप। इसके बाद का हमारा प्रश्न है 13वां प्रश्न है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था?
सबसे पहले जानते हैं, रिवाइज करते हैं कि मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है। वो है इंडिका। ठीक, इंडिका जो है वो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है। और ये किसके दरबार में आए थे? वो आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका। इसके बाद का हमारा प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो जो 14वां प्रश्न है ये महत्वपूर्ण इसलिए बनता है कि इसमें कौटिल्य, जो कि चाणक्य का दूसरा नाम है, कौटिल्य है और कौटिल्य की पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में किस बात पे चर्चा की गई है? कूटनीति पर, राजनीति पर, धनार्जन के स्रोत पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीति। जो राजनीति होती है, राजनीतियों के जो सोर्स होता है उस पे अर्थशास्त्र का पुस्तक का निर्माण किया था कौटिल्य ने। कौटिल्य का नाम चाणक्य है और चाणक्य का नाम कौटिल्य है। इसके बाद का हमारा प्रश्न है, लो जी 15वां प्रश्न आ भी गया कि चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उपगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विष्णुगुप्त। इसमें तो कहीं कौटिल्य मिला ही नहीं, तो इसमें भी चाणक्य का एक और नाम था, वो था ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है विष्णुगुप्त। इनका पूर्ण नाम था विष्णुगुप्त चाणक्य। चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, ये 3 नाम हैं जो कि परीक्षा में रिवाइज किए जाते हैं बार बार से कि नहीं इनका नाम ये है, इनका नाम कैसे करके भी आपको फंसाने की कोशिश करते हैं एग्जामिनर साहब। तो इसके बाद का हमारा अगला प्रश्न है, लेकिन इससे पहले आप लोग बता दीजिए कि आपका 15 में से कितने नंबर का सही हुआ, आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं 15 में से। इसके बाद का हमारा प्रश्न है 16वां, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का जो स्तूप है वो बनवाया था अशोक ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और ये किस कला में निरूपित है? ये है बौद्ध कला में। ठीक है, हमारा 17वां प्रश्न है आज का, मौर्य काल में सीता शब्द से तात्पर्य था, मतलब सीता शब्द का क्या मतलब था? ऑप्शन नंबर ए बताता है ऊसर भूमि, बी में लिखा हुआ है एक देवी, सी में लिखा हुआ है राजकीय भूमि से प्राप्त, मतलब जो राज्य की जो भूमि होती है उससे प्राप्त वस्तुएं या फिर कुछ भी सामान सामग्री कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी धार्मिक संप्रदाय। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि माना जाता है कि जो राजा जनक थे वो अपने राज्य में हल चला रहे थे, तो एक मटके में सीता माता का उत्पत्ति हुई थी, सीता माता की उत्पत्ति हुई थी। तो उसी कारण से ये बताया गया है इसमें कि मौर्य काल में जो सीता शब्द था उसकी उत्पत्ति, उसका मतलब जो था वो था राजकीय भूमि से प्राप्त वस्तुओं से। हमारा 18वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो वो थे तक्षशिला से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु चाणक्य थे, जिनकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी धनानंद को हरा करके, जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था। तो चाणक्य का जो संबंध है वो था आपका तक्षशिला से। ठीक है, इसके बाद का हमारा 19वां प्रश्न होगा, सम्राट अशोक ने निम्न में से किससे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? ऑप्शन आपको बताए जा रहे हैं, गौतम बुद्ध, दीर्घसी और गीर्घसी, नंदलाल या फिर उपगुप्त। तो इसका आप लोग राइट आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरा एक बार दीजिए कि नहीं हाँ जो सम्राट अशोक ने किससे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसके बाद का 20वां प्रश्न होगा हमारा, देवानाम प्रियदर्शी किस मौर्य शासक का नाम था? ये था आपका अशोक का। देवानाम प्रियदर्शी के नाम से अशोक को जाना जाता है। इसके बाद का 21वां प्रश्न है, किस राजा की कहानी मुद्र राक्षस नाटक का विषय है? तो जो मुद्र राक्षस है ये एक नाटक है और इस नाटक में किसकी कहानी को वर्णित किया गया है? वो किया गया है चंद्रगुप्त प्रथम के। चंद्रगुप्त मौर्य जो प्रथम थे जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की है, उनकी कहानी का वर्णन इसमें किया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय कौन है? बार बार चंद्रगुप्त प्रथम द्वितीय आ रहा है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का एक नाम है विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य का आप लोग ने नाम सुना होगा, तो राजा विक्रमादित्य को चंद्रगुप्त द्वितीय कहा जाता है। इसके बाद का हमारा 22वां प्रश्न होगा, मौर्य वंश के तुरंत बाद किसका शासन हुआ? मौर्य वंश के तुरंत बाद किसका शासन हुआ? अब इसमें आप लोग जानेंगे कि नंद वंश के बाद मौर्य वंश का शासन हुआ, और जो शुंग वंश है, शुंग वंश का शासन हुआ मौर्य वंश के बाद। मतलब जो बृहदत्त थे, राजा बृहदत्त, उनको हरा करके शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश की स्थापना हुई और नंद वंश के बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई। बढ़ते अपने
23वें प्रश्न की ओर। हमारा 23वां प्रश्न है आज का, किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया? डायमेकस से एक प्रश्न है, ये एक मतलब घुमक्कड़ जैसे व्यक्ति थे जो कि देश विदेश घुमा करते थे। तो वो किसके शासनकाल में आए थे? वो आए थे बिंदुसार के शासनकाल में। इसके बाद का 24वां प्रश्न है, सम्राट अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे हुए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। इसको आप लोग मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लिखेंगे, क्योंकि 22 अप्रैल से लेकर के किसी न किसी शिफ्ट में आपको ये प्रश्न टकराएगा आपसे, ठीक। तो सम्राट अशोक से ये प्रश्न जरूर ही आता है। सम्राट अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे हुए हैं? वो लिखे हैं ब्राह्मी लिपि में, ठीक। इसका जो राइट आंसर डी है वो करेक्ट आंसर है, और ब्राह्मी लिपि ये इसका सही आंसर होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए, और पेपर के बाद आप लोग देखेंगे तो ये प्रश्न आपको पेपर में जरूर मिलेगा भाई। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की जो प्रचलित मुद्रा थी वह क्या थी? मौर्य साम्राज्य की जो मुद्रा थी वो थी आपकी पड़। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और मुद्रा से ही प्रश्न आपके पूछे जाते हैं देश विदेश से, जैसे कि फ्रांस की मुद्रा क्या है, फ्रांस की, चीन की मुद्रा क्या है, ठीक है, जापान की मुद्रा क्या है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। तो आप लोग जो भारत की नेबर कंट्री हैं उनकी मुद्राएं, उनकी संसद का नाम और उनकी राजधानी, देश की राजधानी, संसद और उनकी मुद्रा, ये आप लोग पढ़ेंगे। ये है आपके 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि मौर्य वंश से थे, ठीक है। तो अगर आप लोग वीडियो पे नए थे तो वीडियो को लाइक करके, और जो चैनल पे आप लोग को एक व्हाइट कलर का बटन दिख रहा होगा उस पर लिखा है सब्सक्राइब, उसको भी आप लोग जरा एक बार प्रेस कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं, इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। 22 अप्रैल नज़दीक है तो तैयारी जोरों पे रखिएगा।